नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सिद्धार्थ पांडे बालाजी लॉ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में संस्कार धानी से आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर मेंस राइटिंग की जाए तो क्या एथेंटिक आंसर होना चाहिए जिससे मेरा एक एक्यूरेट आंसर बन के तैयार हो जाए और अच्छे नंबर्स या अच्छे मार्क्स उसमें आए। इस पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस सफ़र की। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे अपने प्रश्न को कि प्रश्न जिस भी सब्जेक्ट या जिस भी विषय से पूछा जाए उसके बारे में काफ़ी हद तक हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और उसके बाद उसके सारे बिंदुओं को देखने के बाद जो है हमें निर्णय करना चाहिए कि किन किन पॉइंट्स को हम पॉइंट आउट करें और एक अच्छी मेंस राइटिंग तैयार करें। आज का हमारा टॉपिक है अपराध। अपराध एक ऐसा टॉपिक है कि यदि अपराध न होता तो शायद आज के दौर में लॉ का कोई अस्तित्व शायद ही होता, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि अपराध क्या है, इसके आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो जब हम इसका आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर उसका आंसर ऐतिहासिक पहलू में जाकर देने लायक है तो बिल्कुल हमको सबसे पहले ऐतिहासिक पहलू की तरफ अग्रसर करना चाहिए। सबसे पहले हम जाएंगे ऐतिहासिक पहलू में, वहाँ देखेंगे कि पुराने समय में कैसे लॉज चलते थे अपराध के संबंध में। पुरातन काल में हम चलते हैं तो वहाँ देखते हैं कि अपराध यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसे कुछ काम निषिद्ध, ऐसे कुछ कार्य जिसको निषिद्ध कर दिया गया था और वह व्यक्ति वो कार्य करता था तो उसको पाप की संज्ञा दी जाती थी और फिर प्रायश्चित स्वरूप उसको दंड दिया जाता था वहाँ के सम्राट के अनुसार। उस दौर में केवल मानव या व्यक्ति को ही नहीं अपितु वहाँ के पशु जानवर जो होते थे उनको भी अगर उनके द्वारा कोई अपराध कारित हो जाता था तो उनको भी दंड स्वरूप पत्थरों से मार मार के उनकी मृत्यु कारित कर दी जाती थी या फिर उनको उस राज्य से बहिष्कृत कर दिया जाता था। इसके बाद थोड़ा सा आधुनिकता की तरफ हमारा समाज बढ़ा, उसमें बदलाव हुए। अब मनु संहिता का दौर आया। सर्वप्रथम अपराध जो है मनु संहिता के द्वारा ही, जैसा कि हम कहें अगर कि मनु संहिता में अपराध की नींव पड़ी तो वो गलत नहीं होगा। इसके बाद थोड़ा सा और बदलाव हुआ, हमारा समाज थोड़ा और विकास की ओर बढ़ा। इस दौर में वॉरेन हेस्टिंग ने सुव्यवस्थित ढंग से अपराध के निर्माण के बारे में व्यवस्थाएं बनाई और वहाँ पे हर एक जिले में जो है एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की, जो कि 1771 का दौर था जब ऐसे फौजदारी न्यायालय की स्थापना की गई और वहाँ पे हर एक जिले के लिए अलग अलग दंड प्रतिस्थापित किए गए। जी हाँ दोस्तों, ये वही दौर था जब प्रथम विधि आयोग द्वारा आईपीसी का फॉर्मेट तैयार किया गया। प्रथम विधि आयोग यानी कि 1834 की बात की जा रही है जब प्रथम विधि आयोग लागू हुआ और उसमें आईपीसी का प्रारूप बनाकर तैयार किया गया। वो डेट थी 14 अक्टूबर 1837 जब आईपीसी प्रथम विधि आयोग द्वारा निगमित की गई। परंतु भारत में सुव्यवस्थित ढंग से दंड प्रणाली की व्यवस्था करने का सारा श्रेय जाता है वॉरेन हेस्टिंग को, जिन्होंने
1772 ईस्वी के आसपास प्रत्येक जिले के लिए एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की और उसमें अलग अलग दंड का प्रावधान किया। जो प्रथम विधि आयोग की अनुशंसा पर भारतीय दंड संहिता 1860 के रूप में अधिनियमित किया गया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड मैकाले जी को रखा गया और उनके अलावा 3 और सदस्य मैक्लियोड, एंडरसन और मिलेट, इन तीनों सदस्यों ने मिलकर आईपीसी का गठन किया और 14 अक्टूबर 1837 को गवर्नर जनरल के सामने उसको प्रस्तुत किया। इसके उपरांत 1 जनवरी 1862 को आईपीसी को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। आइए इसके बाद हम चलते हैं अगले पहलू की ओर, देखते हैं अपराध का शाब्दिक अर्थ। इसके बाद हम देखते हैं कि अपराध की परिभाषा के बारे में कि अपराध एक ऐसी क्षति है या दोष है जो कि विधि द्वारा निषिद्ध की गई है, फिर भी ऐसा कार्य करके कोई व्यक्ति यदि ऐसा कार्य करता है जो विधितः निषिद्ध है तो वह अपराध कारित करता है, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद अपराध से संबंधित कुछ धाराओं का हम हवाला देंगे, जैसे कि आईपीसी की धारा 40 अपराध को परिभाषित करती है और सीआरपीसी की धारा 2N में अपराध की परिभाषा दी गई है, जिसमें बताया गया है कि इस संहिता में जब तक कि अन्यथा उल्लंघित ना हो कोई ऐसा कार्य या लोभ जो विधितः दंड का प्रावधान करती है वह अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जो पशु अत्याचार अधिनियम 1871 का अधिनियम क्रमांक 1 की धारा 20 के अनुसार उसके संबंध में परिवाद किया जा सकता है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट रोल की तरफ। इसी शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत सर जेम्स स्टीफन ने क्या कहा था उनके बारे में थोड़ा सा उनका टेक्सचर यहाँ पे दिया जाएगा। सर जेम्स स्टीफन ने अपनी परिभाषा में कहा था कि विधि द्वारा निषिद्ध समाज के लिए अरुचिकर कार्य जो है वो अपराध गठित करता है। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। अगला पॉइंट है सर विलियम ब्लैकस्टोन ने अपनी पुस्तक कमेंट्री ऑन द लॉस ऑफ इंग्लैंड में कहा कि निषिद्ध या समावेशित करने वाली विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बाद हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है प्रोफेसर केनी के अनुसार। प्रोफेसर केनी कहते हैं कि अपराध ऐसे दोष हैं जिनमें अनुशास्त्र दंडात्मक होती है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, यदि वो क्षम्य है तो केवल और केवल सम्राट के द्वारा। इतना करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपराध के आवश्यक तत्वों के बारे में। अपराध का आवश्यक तत्व जब हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा मानव या व्यक्ति। मानव या व्यक्ति को आईपीसी की धारा 11 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार कोई भी कंपनी, संगम या व्यक्ति निकाय जो निगमित हो या अनिगमित हो वो व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपराध के आवश्यक तत्वों का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दुराशय। दुराशय यानी कि बुरी नीयत से बनाया गया कोई आशय। आईपीसी की धारा 34 आशय को परिभाषित करती है और इसी आशय में जब मेंथ्रिया यानी कि बुरी नीयत जुड़ जाती है तो वो दुराशय का अपराध गठित कर देती है। इसके बाद इसमें कुछ लीगल मैगजीम हैं जिसको हम देखेंगे। पहला लीगल मैगजीम देखेंगे जो कि कहता है एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंस सिट रिया। एक्टस नॉन फेसिट रियम मीन्स सिट रिया
यानी कि कार्य मात्र किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता है जब तक कि उसका मन भी दोषी ना हो। इसके बाद हम आते हैं दूसरे लीगल मैगजीन पर, एक्टस मी इनवाइटो, एक्टस मी इनवाइटो फैक्ट्स नॉन ईस्ट means actus, यानी कि मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। चलिए, इतना ब्रीफ करने के बाद अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आया कार्य एवं लोप। तो कार्य एवं लोप को देखने के लिए जब हम आईपीसी की धारा 30 में चलते हैं तो आईपीसी की धारा 33 में जो है कार्य और लोप की परिभाषा दी गई है। कार्य यानी कि जो विधितः निषिद्ध नहीं किया गया है, यानी कि विद्यमान कार्य यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो कार्य की श्रेणी में आएगा, और यदि किसी व्यक्ति को विदिता अपॉइंट किया गया है और वो व्यक्ति उस कार्य को नहीं करता है तो कहा जाएगा कि उसने अपने कार्य का लोप किया। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं कि एक नदी के किनारे किसी व्यक्ति को, किसी तैराक को जो है अपॉइंट किया गया कि कोई भी व्यक्ति यदि डूबता रहे तो आपका कर्तव्य है कि आप उस व्यक्ति को बचाओ। ऐसे कंडीशन में जब कोई व्यक्ति नदी के किनारे डूब रहा था, उस व्यक्ति ने उसको नहीं बचाया तो उसने कहीं न कहीं अपने कार्य का लोप किया। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा क्षति। क्षति, जब हम आईपीसी की धारा 44 देखते हैं, आईपीसी की धारा 44 में क्षति के बारे में बताया गया है। इसमें 4 प्रकार की क्षतियां शामिल है: शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति, ख्याति संबंधी क्षति या संपत्ति संबंधी क्षति। इन चारों प्रकार की क्षतियों के बारे में धारा 44 परिभाषित करती है, इंडियन पेनल कोड 1860 की। इसके बाद एक आखिरी पॉइंट आता है। आखिरी पॉइंट, 5वां पॉइंट बात करता है कार्य एवं परिणाम, यानी कि हमने जो कार्य किया और उसका जो परिणाम निकला उसमें क्या संबंध है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे एलोब्रेट कर देंगे। फिर उसके बाद जाके ये हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, एक एथेंटिक मेंस राइटिंग करने के पीछे कितनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी होती है। सबसे पहले हम उस प्रश्न के ऐतिहासिक पहलू पर जाएं, वहाँ पे जो कुछ है उसको डिस्कस करें, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। फिर कुछ अगर विधिवेत्ता हैं तो उनके बारे में उन्होंने क्या कहा उसका हमें टेक्चर यहाँ पे डालना होगा अपने आंसर में। उसके बाद फिर हम चलेंगे और आगे बढ़ेंगे तो लीगल मैगजीन वगैरह अगर हैं तो उसको डाल देना है। और हर एक पॉइंट पे अगर लॉ से संबंधित आपके पास हर एक धारा का सारांश है कि उस धारा में फला चीज को क्या बोला गया, फिर फला चीज को क्या बोला गया, तो इसमें सारी धाराओं का टेक्सचर यदि आप डाल देते हैं तो निश्चित तौर पर आपका नंबर जो है वहां से ग्रोथ करेगा ही करेगा। तो जैसे हमने डाला मानव या व्यक्ति, तो उसमें धारा 11 का हवाला दिया। उसके बाद फिर दूसरे पॉइंट में आए तो दूसरा पॉइंट कार्य, दूसरा पॉइंट था दुराशय। तो दूसरा पॉइंट दुराशय की बात की गई है दूसरे पॉइंट में। तो दुराशय को धारा 34 से रिलेट करके बताया गया कि यदि आशय में बुरी नीयत शामिल हो जाए तो वो दुराशय गठित कर देगा। इसके बाद तीसरा कार्य एवं लोप, जो कि आईपीसी की धारा 33 बताती है। और एंड देन लास्ट पॉइंट क्षति थी, चौथा पॉइंट क्षति था। क्षति भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 44 में क्षति को परिभाषित किया गया है। इतना सब कुछ करने के पश्चात आपका एक एथेंटिक आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। निश्चित तौर पे यदि आप ऐसा आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको नंबर बढ़ाने में, अपने एकेडमिक या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर बढ़ाने में, नंबर ग्रोथ करने में आपको सहायता मिलेगी। चलिए दोस्तों, इतना सब होने के बाद अब
चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों, अब हम आखिरी में आपसे एक सवाल पूछेंगे और इसका जवाब आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारा सवाल है कि एक व्यक्ति को क्षति कारित की जाती है और उसे एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति कारित की जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाते टाइम प्राकृतिक आपदा के कारण उस व्यक्ति की जो पीड़ित है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या जिस व्यक्ति ने उसे क्षति पहुंचाई थी उसे हत्या के लिए दंडित किया जाएगा या फिर प्राकृतिक आपदा से उसकी मृत्यु होने के कारण उसे दंडित नहीं किया जाएगा? इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, बालाजी लॉ एकेडमी से जुड़ने के लिए, विधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे ऐप को आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बालाजी लॉ एकेडमी के नाम से हमारा ऐप आपके प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करिए और जुड़े रहिए विधि की अन्य कई सारी जानकारियों के लिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे आपसे डिस्कस करते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।